Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आपका एक परिचय मैं चाहूँगा आप ही दें। बचपन की जो आपकी स्मृतियाँ हैं, कहाँ पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई और ये जो कला और संस्कृति की दुनिया से जो आपका लगाव हुआ, वह कब शुरू हुआ और कैसे? देखिए, जन्म तो मेरा इंदौर का है, लेकिन मेरे पिताजी चूँकि इंजीनियर थे और मध्य प्रदेश शासन के सिंचाई विभाग में थे, तो बहुत छोटी-छोटी जगहों पर उनकी पोस्टिंग थी। तो जब मेरा जन्म हुआ तब उनकी पोस्टिंग मुरैना ज़िले के जौरा गाँव में थी। जौरा अगर आपको याद हो तो 1972-73 में वहाँ पर चंबल के डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था, आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ा रोचक है। तो जब मेरा जन्म हुआ तो हम जहाँ सिंचाई कॉलोनी में रहते थे वहाँ पर लाइट भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। तो लगभग 4.5 साल हमारे घर में बिजली नहीं थी। पूरे जौरा जो गांव था उसमें थोड़ी बिजली थी, पर कॉलोनी में हमारे बिजली नहीं थी। तो वो हमारा बचपन था बड़ा रोचक, क्योंकि मेरी माँ जो श्रीमती मालती जोशी जो देश की प्रख्यात कथाकार हैं, उन दिनों कथाकार उस तरह से एस्टेब्लिश्ड स्थापित नहीं थी। वो हमको, मैं और मेरे बड़े भाई, हम दोनों को साथ में लेकर उस अंधेरी रात में, वो जो कि चंबल के डाकुओं का पीड़ित इलाका था, वहाँ पर रहती थी। और मेरे पिताजी कभी साइट पे जाते थे, रात बेरात लौटते थे, तो एक चौकीदार थे और वही हम लोगों को देखते थे। उस तरह से बड़ा एक रोमांचक हमारा जन्म और प्रारंभिक जीवन रहा है। मतलब हमारे घर की जो बाउंड्री वॉल थी उसके पीछे पुलिस और डाकुओं की फायरिंग, गोलियों और गालियों की आवाज़ें, ये सब होती थी। और उसके बीच में माँ हमको कोई कहानी सुना रही हैं, कोई किताब हमको पढ़ के बता रही हैं, या हम लोग वो परछाई का खेल होता है ना, आप देखते हैं गाड़ी की लाइट जाती तो आप परछाई का खेल खेलते हैं। तो इस तरह से हम लोग बचपन में अपने आप को बहुत ज़्यादा मनोरंजन एक दूसरे का किया करते थे। फिर उसके बाद हम लोग भोपाल आ गए, जो आरंभिक स्कूली शिक्षा हुई कुछ हमारी भोपाल में हुई। फिर पिताजी की जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र्स हुई वहाँ फिर छतरपुर गए, और वहाँ पर कॉलेज फिर भोपाल में आकर, तो ज़्यादातर समय फिर बाद में हमने भोपाल में ही बिताया। डॉक्टर जोशी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया। मैंने ये सौभाग्य है कि इसी कार्यक्रम में डॉक्टर मालती जोशी जी से भी, मतलब आदरणीय मालती जोशी जी से भी बात मैंने की थी और शिक्षा के प्रश्न पर उन्होंने, मुझे याद है अच्छी तरह से, उन्होंने कहा था कि हमारे जो आपने घटना सुनाई उसका उन्होंने उल्लेख किया था कि बिजली नहीं थी 4.5 साल और डांट महीनों महीनों में, और बच्चों को अगर सही ढंग से संस्कारित किया जाए तो कोई भी अड़चन, कोई भी खामी उनके भविष्य को उज्जवल होने से नहीं रोक सकती, ये उनका कहना था। और बच्चों को आप संस्कार कैसे देते हैं यह आप पर निर्भर करता है, माता पिता पर, अभिभावक पर निर्भर करता है। उन्होंने ये बात कही थी। हमारे दर्शक चाहें तो उसको सर्च करके देख भी सकते हैं, यहीं साहित्य तक पर आपको मिल जाएगा। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, मतलब मुझे लगता है कि आपका 2 दशक से अधिक समय शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। बचपन की जो आपकी स्मृतियां हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र का आपका अनुभव है, बतौर प्रशासनिक भी दायित्व आपके पास था, प्राध्यापक के रूप में भी आपकी भूमिका रही, ये जो बदलाव है शिक्षा को किस रूप में देखते हैं? वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वह ऐसी कैसे होती जा रही है कि हम पूरी तरह से भौतिकतावाद के चंगुल में फंस गए हैं? क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही है? देखिए, जैसा आपने कहा, ये संस्कारों पे निर्भर करता है।
और संस्कार तो निश्चित तौर पर परिवार से ही होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे मेरी माँ ने उनको अवसर उपलब्ध होते हुए भी उन्होंने सोचा कि मैं नौकरी करूंगी तो मेरे बच्चों का मैं सही ढंग से लालन पालन नहीं कर पाऊंगी। वो जब उनकी शादी हुई तो वो एक विद्यालय में पढ़ाती थी। हो सकता था कि उसी विद्यालय में वो पढ़ाती रहती तो कभी आगे पीछे वहाँ हेड मिस्ट्रेस होती, प्रिंसिपल हो जाती। ये भी था कि ऑल इंडिया रेडियो में भी वो थोड़ा बहुत गाती थी, कुछ काम करती थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं अपने बच्चों को थोड़ी संस्कार देना चाहूँगी। और उन्होंने न सिर्फ संस्कार देने के लिए हमें साथ लेकर अच्छा साहित्य पढ़ना सिखाया, खुद किताबें मंगवाती थी उतनी दूर, जैसा कि आपको बताया, जहाँ डाक एक एक महीने में आती थी फिर भी वो मनी ऑर्डर कर कर के किताबें मंगवाती थी। ये परिवार, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कैसे परिवार के संस्कार होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे संबंध है कैसे मजबूत किए जा सकते हैं, कैसे हम आपस में एक दूसरे, हमारी कोई सगी बहन नहीं है लेकिन हमें कभी लगा नहीं कि हमारी कोई सगी बहन नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह का परिवार है उसमें कभी सगे और चचेरे ममेरे का सवाल ही नहीं था। बहन है मतलब बहन है, भाई है मतलब भाई है। ये भी बात संस्कार से आती है। शिक्षा के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि हमने सबसे पहले तो शिक्षा को परिवार से अलग कर दिया। हमने सोच लिया कि शिक्षा देने का दायित्व किसी और का है, संस्कार देने का दायित्व किसी और का है। अब शैक्षणिक संस्थाओं में भी दुर्भाग्य से जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके पास पढ़ाने का ही बोझा इतना है कि जो अलग से संस्कार देने की बात ही नहीं कर पाते। आप विद्यार्थी से पूछिए तो पूछेंगे कि कितने शिक्षकों से आपका एक आत्मीय संबंध रहा है, तो शायद आज वो अच्छा उत्तर नहीं दे पाएंगे कि आत्मीय संबंध नहीं है, क्लास में आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं। तो ये जो सारी जो समस्याएं हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि हमने बहुत अधिक शिक्षा को फॉर्मल बना दिया है, औपचारिक बना दिया है। शिक्षा सिर्फ वही नहीं है जो पाठ्यक्रमों में होती है, जो किताबों में होती है, उससे बढ़कर भी कुछ संस्कार है, आत्मीयता है, संबंध है, परस्पर एक दूसरे का संपर्क है, वो सब कट गया है। आप ये बताइए कि आप जब बचपन से बड़े हो रहे थे, जिस दौरान कॉलेज, ये जीवन के इतने क्षेत्र हैं, रंगमंच आपके जीवन में कब आया? रंगमंच, मेरे जीवन में रंगमंच और साहित्य बड़ा रोचक है। देखिए, माँ जब हमको कोई कहानी सुनाती थी तो आपने माता जी को कभी सुना भी होगा, जब वो कथा पाठ करती थी तो आपके सामने पूरा चित्र खिल जाता। साहित्य आज तक में वो उन्होंने सीधे जनता के सामने किया था। देखे वो अपनी कहानी पढ़ जी। सकती। तो उनके अंदर एक नाटकीयता, पूरा कैसे करना है ये था, और उसके लिए कोई बहुत अधिक वो भाव ऐसा नहीं, मतलब उनको एक सहज भाव से वो उनके अंदर था। वही बात जब वो कहानियां हमको पढ़ के सुनाती थी तो हमारे अंदर वो सारे तत्व आते थे। वो कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर नाटक के रूप में ज़्यादा हो गए। तो जब उनको दिखा कि इसके अंदर नाटक की प्रतिभा है, नाटक कैसे दिखता है, हम नकल करने लग जाते हैं, किसी की नकल कर रहे हैं, किसी का कोई चीज़ उठा ली तो उसको उस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको लगा कि इसको नाटक, तो उन्होंने मुझे नाटक पढ़ना सिखा। मैंने नाटक पढ़े और वो नाटक पढ़े जो मुझे बाद में लगा कि कभी जब मैं नाटक करूँगा तो मैं ये नाटक जरूर करूँगा। आपको आश्चर्य होगा जान के कि मैंने 20 या 21 साल की आयु में एक मराठी का बहुत 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 प्रसिद्ध नाटक है प्रेमा तुझा रंग कसा, बहुत एक लाइट हार्टेड बहुत सुंदर नाटक है। तो मैंने पढ़ा प्रेमा तुझा रंग कसा, और वो नाटक इतना सुंदर है कि आप पढ़ते पढ़ते भी खुद हंसने लगते हो, इतना सुंदर नाटक। लेकिन मैंने उसको जब निर्देशन शुरू किया तो मैंने निर्देशित नहीं किया उसको। क्यों नहीं किया बताऊँ आपको? क्योंकि उस नाटक में एक प्रोफेसर की भूमिका थी जो मुझे लगता था कि मुझे करनी चाहिए। तो मैं जब 45 साल का हो गया और मुझे लगा कि अब मैं वो भूमिका कर सकता हूँ, तब मैंने वो डायरेक्ट। तो ये जो है, ये नाटक का तत्व आपके अंदर आता है। मेरे तो जब भोपाल में था बहुत नाटक किए। प्रभात दा गांगुली मेरे गुरु रहे, उन्होंने काफ़ी नाटक मुझे डायरेक्ट किए। बंसी कौल जी के साथ नाटक किया और भी कई डायरेक्टर्स के साथ किया। मेरा विवाह नाटक की देन है। मालविका जी के साथ हम लोगों ने नाटक साथ में किया, उसी के बाद हमारा विवाह हो गया। तो नाटक के प्रति तो मैं आजन्म ऋणी रहता हूँ।